इस दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वैगन एक झटके से रुकी। स्टीफन बाहर आओ। मैंने गिरफ्तार होते वक्त जो नकली नाम बताया था उसी से मुझे पुकारा गया। मैं झुके झुके उठा। दरवाजे के करीब खड़े किसी आदमी ने मुझे बाजुओं से पकड़कर नीचे उतरने में मदद दी और मेरे नीचे उतरते ही उसने मेरे हाथों से हथकड़ी खोल दी, लेकिन उसने मेरे चेहरे से काले रंग का कपड़ा नहीं हटाया था। आज खुद मैंने भी कपड़ा उतारने की कोशिश नहीं की थी। मेरे कानों में वैगन की आगे बढ़ने की आवाज आई। उसी वक्त किसी ने मेरे सर से नकाब खींचा। मेरी आंखों के सामने जो पहला मंजर उभरा वो सुनहरी बालों वाली खूबसूरत और दिलकश जेनिफर का ही था। वो मुस्कुरा रही थी। हाथ में पकड़ा नकाब उसने दूर फेंक दिया। काली वैगन दूर जा रही थी। हम उस वक्त एक वीरान से कूचे में मौजूद थे। मैं हकलाया, ये क्या है? वो शोखी से बोली, कहा था ना अपनी जेनी पर एतबार करो। ये कहकर उसने मेरे चेहरे से मास्क नोच कर फेंका और वारफ्तगी से मुझे लिपट गई। मैंने कहा, जेनी क्या मजाक है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? उसने कहा लगाया, ये भला क्या बात हुई? कोई देखेगा तो कहेगा ना जनाब ये पाकिस्तान नहीं न्यूयॉर्क है। मैंने कहा फिर भी। मैंने नरमी से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, बताओ ना मामला क्या है? वो बोली, चलो होटल चलकर बताती हूँ। वो मेरी हरकत का बुरा मनाते बगैर बोली। मैं उस बात में सर हिलाते हुए उसकी मायत में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हम मसरूफ शाहराह पर निकल आए थे। क्योंकि वहाँ से नोमैड होटल नजदीक ही था इसलिए हमने टैक्सी में बैठने की जरूरत महसूस नहीं की थी। कमरे में जाकर वो पुरतकल्लुफ खाने का ऑर्डर देकर वॉशरूम का रुख करते हुए शोख लहजे में बोली, जी मैं नहाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मैंने मुंह बनाकर कहा, शुक्रिया मैं बाद में नहा लूंगा। और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। उसके अंदाज से मुझे लग रहा था कि वो बहुत खुश है। शायद ये ब्रेन वेल्स को कामयाबी से ठिकाने लगाने की खुशी थी। उसके वॉशरूम से निकलते ही मैं अंदर जाने लगा। वो मेरे करीब रुक कर बोली, अंदर नया सूट लटका हुआ है, नहाकर पहन लेना। और मैं सर हिलाकर अंदर घुस गया। मेरे नहाकर बाहर आने तक खाना आ चुका था। मेरी वजह से उसे भी हलाल खाना पड़ रहा था। वो छुरी कांटा संभालते हुए मुस्तफसर हुई, अब पूछो तुम्हारे जहन में कौन से सवालात आ रहे हैं? मैंने कहा, हमने मंसूबे के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये है मेरी जान कि जब तुम नीचे पहुंचकर होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते उस वक्त तक दर्जनों सरकारी एहलकार वहां पहुंचकर होटल से किसी के बाहर जाने को नामुमकिन बना देते और जो लोग भी बाहर जाने की कोशिश में थे वो तमाम उस वक्त तफ्तीश का सामना कर रहे हैं। मैंने तलखी से पूछा, क्या मंसूबा बनाते वक्त ये पहलू तुम लोगों की नजर से ओझल था? वो बोली, नहीं। कर्नल स्कॉट और कर्नल जूली रूजवेल्ट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने हुक्म दे दिया था कि अगर तुम कामयाबी से फरार होने में कामयाब नहीं हो सके तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। मैंने बज़ाहिर तो हामी भर ली थी लेकिन उसके साथ तुम्हें बचाने का तहिया भी कर लिया था। मैंने खुद CIA के एहलकार की सूरत में होटल की तलाशी लेना शुरू की और इसी सूरत में मैं खुद को शक के नरगे में आने से बचा सकती थी। ये बात कर्नल स्कॉट वगैरह ने पहले से तय कर दी थी कि लीजा को मेरा हमशक्ल बनाकर होटल में दाखिल किया जाएगा और होटल में दाखिल होकर वो अपने असल रूप में आ जाती और मैं उसकी जगह ले लेती। हम दोनों ने चूंकि लिफ्ट से निकलते ही अलहदा हो जाना था इसलिए आगे तुम्हारी अपनी सबाबदीद थी, मगर मैं जानती थी कि तुम्हारा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर दी और देख लो तुम्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले आई हूँ। मैंने कहा, मतलब कर्नल स्कॉट और जूली ने मुझे धोखे में रखा। वो साफ गोई से बोली, सबसे पहले हर आदमी की अपनी तरजीहात होती हैं। मैंने कहा, तुम कल रात या आज सुबह को भी मुझे ये सब कुछ बता सकती थी। वो बोली, अगर फायर से पहले बताती तो शायद तुम सही तरीके से फायर न कर पाते और उसके बाद वक्त ही नहीं था बताने का। अलबत्ता उसके मुताल्लिक सुबह नाश्ते पर मैंने इशारा कर दिया था। मैंने पूछा, तुमने मेरे लिए इतनी तगोदौ क्यों की? मेरी आंखों में झांकते हुए वो अफसरदा लहजे में बोली, क्या तुम नहीं जानते? मैंने कहा, वैसे सच कहूँ तो मैं तुम पर एतबार करके बहुत पछता रहा हूँ। वो बोली, जानती हूँ, तुमने कभी मुझे एतबार के काबिल समझा ही नहीं। मेरी जगह पर तुम खुद को रख कर सोचो। वो बोली, मैं कई बार सफाई दे चुकी हूँ कि मेरा तुम्हारी जाने माइल होना किसी मकसद के मरहून मिन्नत नहीं था, बल्कि तुम्हारी निशानेबाजी की सलाहियत सामने आने के बाद भी किसी के दिमाग में ये मंसूबा नहीं आया था। अलबत्ता जिस वक्त ब्रेन वेल्स का ये सहाफियों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम कर्नल जूली रूजवेल्ट के इल्म में आया उस वक्त किसी ऐसे स्नाइपर की जरूरत महसूस हुई और उसने कर्नल स्कॉट तक ये बात पहुंचाई। कर्नल स्कॉट चूंकि मुझे बतौर एक अच्छे स्नाइपर के पहचानता है इसलिए उसने मुझसे मशवरा लिया, मगर मैंने 1500 मीटर से ज्यादा फासले पर निशाना लगाने से माजूरी जाहिर की। तब उसने मेजर जेम्स मैथनी से बात की और मेजर जेम्स मैथनी के वास्ते से तुम्हारा नाम उसके कानों तक पहुंचा।
कर्नल स्कॉट ने तुम्हें राजी करने की जिम्मेदारी फौरन मुझे सौंपी और मेरी पसंदीदगी फर्ज की लपेट में आ गई। मैं तुम्हें असल बात बताने की हालत में नहीं थी। इसी तरह मेरे सीनियर्स भी अभी तक मेरे इन जज्बात से वाकिफ नहीं हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए पनाह है। अलबत्ता मेरी आज की कार्रवाई के बाद उन्हें असल बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। शायद थोड़ी बहुत बासपुरस भी हो, मगर मिशन खुश उसलूबी से पूरा होने की खुशी में बात जबानी कलामी सरजनिश से आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने पूछा 1500 मीटर से ब्रेन वेल्स को निशाना बनाने में क्या कबाहत थी। वो बोली 1500 मीटर के दायरे में आने वाली इमारतों पर अगर सरकारी एहलकार तैनात न किए जाते तो सिक्योरिटी ऑफिसर शक की जद में आ जाता। अब ये होटल तो करीबन 2 किलोमीटर दूर था, जहाँ सरकारी अमला तैनात न करने का मजबूत जवाब तो मौजूद है ना। खाना खाने के बाद हमने चाय भी वहीं मंगवा कर पी। इस दौरान जेनिफर ने टीवी ऑन कर दिया था। ब्रेन वेल्स के कत्ल की खबर अब तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही थी और उसके कत्ल के पीछे असल मुहर्रक ढूंढने के लिए मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही थी। मुस्तकबिल करीब में होने वाले सदारती इंतखाबात को भी उसके कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा था। तहकीकात करने वालों की रसाई उस वक्त तक हैवी स्नाइपर तक नहीं हो पाई थी। अलबत्ता हमारे फायर करने की जगह तलाशने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ब्रेन वेल्स के आधे उड़े हुए चेहरे की तस्वीर भी स्क्रीन के एक कोने में नजर आ रही थी। वो चूंकि दस्तखत करते वक्त कई कैमरों की जद में था, इसलिए उसे गोली लगने की फिल्म बहुत साफ बनी थी। उसका कर्नल जूली रूजवेल्ट की तरफ फाइल का बढ़ाना और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना और उसी लम्हे उसके चेहरे के टुकड़ों का हवा में उड़ना और उसका उछल कर पीछे गिरना और तड़पना, ये 2-3 सेकंड्स के अंदर बरपा हुआ था। मैंने पूछा, वैसे क्या तुम्हें भी असल वजह मालूम नहीं है? वो बोली, ब्रेन वेल्स का वाज़े झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ था और शायद उसकी जिंदगी मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा सदर बनने में रुकावट बनती। उसने गोलमोल अंदाज में असल बात उगल दी। 20 जनवरी 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुद्दत सदारत पूरी हो रही थी। मैंने उसे मजीद कुरेदने से एहतराज बरता कि इस तरह की ज्यादा मालूमात कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। चाय का कप खाली करके उसने मानी खेज लहजे में कहा, अगर चाहो तो हम रात यहीं गुजार सकते हैं। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया। वैसे बाकी स्नाइपर्स भी आज कैंप में तो नहीं होंगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि कल हमारे कैंप से निकलते बाकी तमाम को भी 1-2 दिन बाहर गुजारने की इजाजत मिल गई थी। इस ज़िम्न में तमाम को $1,000 बतौर जेब खर्च के भी दिया जाना था ताकि वो न्यूयॉर्क या किसी दूसरे करीबी शहर की सैर कर सकें। मैंने पूछा, और ये मेहरबानी किस लिए? वो बोली, ताकि कर्नल स्कॉट के पास तुम्हारे कैंप से बाहर जाने का मजबूत जवाब मौजूद हो। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में वो कह सकता था कि कैंप से सिर्फ तुम नहीं, तमाम स्नाइपर्स बाहर हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे बहुत मक्कार कौम है तुम्हारी, बहुत दूर तक सोचते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, अब तुम्हें असल बात बता दी तो तुम तंज करने लगे, और प्लीज कर्नल स्कॉट या मैडम जूली के सामने ऐसा कुछ न कह देना। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी हकीकत तुम पर जाहिर हो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। वो बोली, अब तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत पड़े। मैंने मानी खेज लहजे में पूछा, पहले ऐसी कौन सी बात थी? वो बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि अब तो तुम आजाद हो ना, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वो गड़बड़ा गई थी। मैंने कहा, कैप्टन जेनिफर, मैं जानता हूँ कि तुमने पहले पहल जो मुझे इस किस्म की ऑफर की थी उसके पसे पर्दा मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा कार फरमा था और इसी वजह से तुम मुझे उस फार्म हाउस पर ले गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो बोली, तुम सही कह रहे हो और हमें चलना चाहिए। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं भी होंठों पर तबस्सुम सजाए उसके पीछे हो लिया। उसकी खामोशी जाहिर कर रही थी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वापसी के सफर में जेनिफर बहुत खुश थी। उसे इस कारनामे पर तरक्की मिलने की उम्मीद थी। मैंने मजाही अंदाज में पूछा, वैसे शादी वगैरह के मुताल्लिक कुछ सोचा नहीं? वो बोली, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, अभी तो जिंदगी एंजॉय करने के दिन है, अभी से ये बेड़ियां पहन लूं। मैंने कहा, तुम्हारे लिए जिंदगी एंजॉय करने का यही तरीका है कि बंदा जिनसी बेराह रवी का शिकार हो जाए। हालांकि शादी भी इसी एंजॉयमेंट का नाम है, बस फर्क ये है कि इस सूरत में सिर्फ एक मर्द मुयस्सर होता है और वो बाइस गुनाह भी नहीं होता। जेनिफर संजीदा हो गई थी। वो बोली, जी, क्या मैं तुम्हें इतनी घटिया और बेराहरो लगती हूँ? तुम्हें ऑफर करने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत आसान हूँ। अगर ऐसा होता तो स्नाइपर कोर्स पर आने वाले कम से कम खूबसूरत मर्दों के साथ मैं ताल्लुक रख चुकी होती। मगर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि कोई एक मर्द ऐसा ले आओ जो ये दावा कर सके कि उसने जेनिफर को हासिल कर लिया है। मैंने पूछा, फिर इंजॉयमेंट और शादी न करने से क्या मुराद? वो बोली, शादी के बाद औरत वाकई बंध जाती है, आजादी की जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। वो बोली, जी, एक सच बोल दूं? उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कहा, सच ही तो सुनना चाहता हूँ। वो बोली, मैं शुरू दिन से ही जानती थी कि तुम मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखोगे, इसलिए जितनी बार भी मैंने तुम्हें दावत दी वो सिर्फ ड्रामे और दिखावे के तौर पर थी। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, और उस दिन जो फार्म हाउस पर ले जाकर पूरी कोशिश की थी वो क्या? वो बोली, अगर तुम राजी हो जाते तो तुम्हें कमरे में ले जाती, अंधेरा करके वॉशरूम में जाती और वहाँ एक और लड़की तैयार बैठी थी तुम्हें संभालने के लिए।
मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, सही कहा। उसने पूछा, खफा हो गए? मैंने कहा, नहीं, बस औरत जात की मक्कारी के बारे में सोच रहा हूँ। वो बोली, औरत को मक्कारी पर मजबूर करने वाली जात भी तो मर्द की है ना। उसका लहजा तल्ख था। एक गलत काम पर किसी मर्द को राजी करने के लिए दूसरा मर्द औरत को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी सिन्फ की फितरत जानता है। वो जानता है कि किसी मासूम औरत को पामाल करने के लिए एक मर्द कितना गिर सकता है। अगर मर्द की फितरत में औरत के हुसूल की इतनी तमन्ना न होती तो किसी को औरत के इस्तेमाल की जरूरत न पड़ती, और न औरत को अपनी जात पर जबर करके किसी नापसंदीदा शख्स को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ता। मैंने कहा, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। वो बोली, सारी औरतें भी एक सी नहीं होती, और माफ करना, एक दो मर्दों का अमल पूरी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये जासूसी की दुनिया का कानून है कि मर्द को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे आसान, अहम और तीर बहदफ तरीका औरत का इस्तेमाल है, और ऐसा मर्द की हवस परस्त तबीयत की वजह से है। मर्द चाहे मशरिक का हो या मगरिब का, उसकी फितरत एक सी होती है। उसकी इन खरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, हर आदमी अपनी जात का जिम्मेदार होता है। वो बोली, मान लिया, मगर तुमने औरत जात को मक्कार कहा तो जवाबन तुम्हें आईना दिखाना पड़ा, वरना तुमसे मुझे कोई गिला नहीं। मैंने कहा, चलो इस बहाने मुझे अपनी हैसियत का तो पता चल गया कि तुम मेरी जानिब क्यों मायल हुई थी। इस बार उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद दोबारा जबान खोली, और जहाँ तक गिले का ताल्लुक है तो वो मुझे तुमसे होना चाहिए। अगर हकीकत खंगाली जाए तो पहले दिन तुम जाने क्यों मेरे पास आई थी। यकीनन इस वजह से कि हमारा मुल्क तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा ही बदनाम है, और फिर मुझसे मिलते वक्त तुम मेरी यादाश्त से मुतासिर हुई और मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती शायद बरकरार रहती अगर मैं रूस और चाइना का जिक्र करके तुम्हारे प्यारे और अजीम मुल्क अमेरिका की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब न होता। उसके बाद तुम्हारे दिल में दबी नफरत उभर कर सामने आई, और इस नफरत के इजहार के लिए तुम इंडियन स्नाइपर्स के साथ उठने बैठने लगी, मुझे तहकीर और हक़ारत का निशाना बनाने लगी। और फिर बदकिस्मती से मेरी निशानेबाजी की सलाहियत सामने आई, और तुम्हें हुक्म मिला कि इस मुर्गे को फांसना है। बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत का ड्रामा खेलना पड़ा। सबसे पहले तुमने मुझे अपने जिस्म की रिश्वत पेश की, नाकाम होने पर दौलत की ऑफर की, और जब इस तरह भी दाल न गली तो मेरे एतबार पर डाका डाला। दोस्ती और मोहब्बत की आड़ में मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब कहो, गिला मेरा बनता है या तुम्हारा? तुम मुझे जिस्मानी ताल्लुकात की ऑफर करती, दौलत की रिश्वत देती या कुछ भी करती, मगर मोहब्बत और दोस्ती का ड्रामा तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। और सच कहूँ तो आज जो तुम मुझे होटल से बचा कर लाई हो, तो ऐसा कर्नल स्कॉट और कर्नल जूली रूजवेल्ट वगैरह की मंशा के मुताबिक हुआ है। इसी वजह से तुम कह रही थी कि मैं कर्नल स्कॉट से इस बात का जिक्र न करूं कि उन्होंने मेरे लिए कोई और ऑर्डर दिया था। वो बोली, कुछ पीना पसंद करोगे? पेट्रोल पंप के साथ बनी एक टक शॉप को देखते उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। मेरी बात का जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा था। मैंने कहा, हाँ, एक ठंडी बोतल यकीनन मुझे गुस्से पर काबू पाने में मदद देगी, और वो सर हिलाती हुई दुकान में घुस गई। वापसी पर सरदार मुझे अपने कमरे में ही मिला था। वो बोला, जीशान भाई, मुझे देख कर खिल उठा था, बिस्तर से उठकर मेरे गले लगा। बोला, तुम्हारी कामयाबी की खबर मैंने टीवी पर देख ली थी। मैंने कहा, तुम कहीं गए नहीं? वो बोला, दिल नहीं चाह रहा था, तुम मेरे लिए खतरे का सामना कर रहे थे, मैं कैसे सैर सपाटे करता। मैंने पूछा, तो ली जोना को अकेला छोड़ दिया? वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, वो भी यही है। मैंने कहा, तो यूं कहो ना कि यहीं पर रंगरलियां मना रहे हो। वो बोला, नहीं जनाब, वो तुम्हारी जेनिफर की तरह आवारा मिजाज नहीं है। वो और मैं गप्पे हाँकते हैं, एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं, और बस। मैंने कहा, यूं ही जेनिफर गरीब पर तो इल्जाम न लगाओ यार। वो बोला, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम मुझे तफसीलात बताओ। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाना पड़ेगी। बोला, ठीक है। वो बिस्तर को छोड़कर इलेक्ट्रिक केटल की तरफ बढ़ गया, और मैं उसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगा। चाय पीने तक मैं सारी तफसील उसके गोश गुजार कर चुका था। उसके बाद हम सो गए। अगली सुबह 8 बजे के करीब ही कर्नल स्कॉट का बुलावा आ गया था। वहाँ कर्नल जूली रूजवेल्ट भी उसके हमरा मौजूद थी। वेल डन बॉय। मेरे अंदर दाखिल होते ही कर्नल जूली रूजवेल्ट मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, और आगे बढ़कर उसने मुझसे गले लगाते हुए मेरे दोनों गाल चूम लिए थे। कर्नल स्कॉट ने भी मुझे छाती से लगाकर मेरी पीठ थपकी। बैठो। वारफ्तगी से खुशामदीद कहकर कर्नल स्कॉट ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने कुर्सी संभाल ली। शुक्रिया सर। वो बोला, बहुत उम्दा और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तुम दोनों ने। खासकर तुम्हारे काम की तारीफ तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैंने पूछा, श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बैनुस्सुतूर उसका वादा याद दिलाया। बोला, वो पहले से बहुत बेहतर है, और उसे ये भी पता चल गया है कि वो रीगन वॉच की गलती की वजह से जख्मी हुआ है। आज सरकारी तौर पर भी इंडियन आर्मी को माजरत का लेटर भेज दिया गया है।
श्रीकांत को भी इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सारी जिंदगी रेगन वॉच को दुआएं देता रहेगा। मैंने मुतशक्कराना अंदाज में कहा, मुझे भी यही उम्मीद थी। कर्नल स्कॉट ने कहा, कल तुम्हारे कोर्स की इख्तितामी तकरीब है, अव्वल पोजीशन हासिल करने पर भी पेशगी मुबारक हो। मैंने पूछा, ये पोजीशन मुझे हालिया कारकर्दगी पर दी जा रही है या हकीकत में मेरी यही पोजीशन बन रही है? वो बोला, तुमने मजमूई तौर पर 98% नंबर हासिल किए हैं और सेकंड वाले के 80% नंबर हैं। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, फिर ठीक है। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने खुशदिली से ऑफर की, कुछ और दरकार हो तो कहो। मैंने कहा, शुक्रिया मैडम। वो बोली, मैंने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर तुम्हारे निशाने पर एतमाद किया और शुक्रिया कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरे। जेनिफर ने तुम्हारे निशाने की जितनी भी तारीफ की थी कुछ कम ही थी। अब मुझे तुम्हारे किसी भी काम आकर खुशी होगी। मैंने कहा, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं यकीनन इजहार करने में तामुल नहीं करूंगा। वो बोली, ठीक है, इसके बाद शायद तुमसे मुलाकात ना हो। उन दोनों ने उठकर मुझे अलविदा किया और मैं वापस कमरे में आ गया। जेनिफर दोपहर के खाने और फिर रात के खाने पर भी वहां दिखाई न दी। मैंने भी किसी से मालूम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अगले दिन तकसीम इनामात की तकरीब में अलबत्ता वो नजर आ गई थी, बुझी बुझी और मुझसे दूर दूर। सरदार ने उसकी वजह भी दरियाफ्त की, मगर मेरे पास उसे मुतमईन करने के लिए कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। मेजर जेम्स ने कोर्स में तमाम स्नाइपर्स की कारकर्दगी पर इजमान रोशनी डाली और फिर तीसरी पोजीशन वाले स्नाइपर का नाम लिया। वो इसराइली दोशीजा एंड्रिया बर्टन थी। उसे स्टेज पर बुलाकर मेजर जेम्स ने एक शील्ड और $10,000 का चेक थमा दिया। दूसरी पोजीशन के लिए जेनिफर हिंसले का नाम पुकारा गया। उसे भी एक शील्ड और $20,000 का चेक थमा दिया गया। अव्वल पोजीशन के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था, मगर मैंने सरदार और ली जोना वगैरह को ये बात नहीं बताई थी। इसलिए जो ही जेम्स मैथनी ने अव्वल पोजीशन लेने के ज़मन में मेरा नाम लिया, सरदार और ली जोना खुशी से उछल पड़े। मेजर जेम्स ने मुझे गले से लगाकर चंद शानदार जुमले मेरी तारीफ में कहे और फिर हुस्न कारकर्दगी का एक सर्टिफिकेट, $50,000 का चेक और अव्वल पोजीशन की ट्रॉफी मेरे हवाले कर दी। सिवाय राजपाल के तमाम ने मेरे लिए दिल खोल कर तालियां बजाईं। $50,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। उतनी ही रकम कर्नल स्कॉट ने मुझे ब्रेन वेल्स के कत्ल के सिलसिले में ऑफर की थी। मुझे लग रहा था कि इतनी खतीर रकम मुझे ब्रेन वेल्स को ठिकाने लगाने के सिले में ही मिली थी। इख्तितामी कलमात कहकर मेजर जेम्स ने हमारी अगले दिन की फ्लाइट्स का ऐलान किया और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। रात को पुरतकल्लुफ डिनर और उसके बाद मौसीकी की महफिल का इनेकाद हुआ। पीने पिलाने का भी खूब एहतमाम किया गया था। इंग्लिश की बेहंगम मौसीकी और बेहुदा शायरी से मुझे कोई लगाव नहीं था। वो मेरी इस बात से इख्तलाफ करने वाले कसीर लोग होंगे, मगर ये वो लोग हैं जो इंग्लिश की अच्छी शायरी के दिलदादा हैं। आजकल के पॉप म्यूजिक की वकालत यकीनन वो भी नहीं करेंगे, और वैसे भी मेरी मुराद पॉप म्यूजिक की बेहुदा शायरी से ही है। मुझे कमरे में आए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि सरदार ली जोना के हमरा वहाँ आन पहुंचा। जीशान भाई, आज तो हम दोनों रात भर गपशप करेंगे। मैंने कहा, तो ली जोना के कमरे में बैठ जाते। जेनिफर तो यूं भी मौसीकी से बहरामंद हो रही थी। ली जोना ने मुतबस्सम होकर कहा, वो तो डिनर के बाद ही अपने कमरे में चली गई थी। मैंने कहा, चलो ठीक है, मगर इस शर्त पर कि ली जोना बहन अपने हाथों से बेहतरीन कॉफी बनाकर पिलाए। वो बोली, अभी ले, और उठकर इलेक्ट्रिक केटल की तरफ बढ़ गई। ली जोना कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनाती थी। कॉफी पीकर मैंने उनके साथ थोड़ी गपशप की और बाहर निकल आया। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। सरदार की शादी के मुताल्लिक जानने के बाद भी ली जोना की पसंदीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने सोचा कि आखिरी रात उन्हें तन्हाई की चंद घड़ियां इकट्ठे बिताने दूं, फिर तो जाने वो कभी मिल भी पाए या नहीं। बाहर म्यूजिक का ऊंचा शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर लॉन में टहलने के बाद मेरे कदम गैर इरादी तौर पर जेनिफर के कमरे की तरफ उठ गए। न्यूयॉर्क से वापसी के बाद उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा मुतमईन ही कर दूं कि मोहब्बत के दावेदार मुझे अलविदा कहने की जहमत भी गवारा नहीं कर रही थी। दरवाजा हल्के से खटखटा कर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे कालीन पर बैठी थी। बेड की साइड से टेक लगाकर उसने अपनी टांगे कालीन पर फैलाई हुई थी। एक बड़ी सी बोतल उसके सामने धरी थी, जबकि अध भरा ग्लास उसके हाथ में था। मुझे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई तासुर उजागर नहीं हुआ था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। मैंने मज़ाहिया लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की, आज तो अय्याशी हो रही है। उसने एक हल्का सा घूंट भरकर पूछा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, कल वापसी है, सोचा अलविदाई मुलाकात कर लूं। बोली, हो गई मुलाकात, अब तुम जा सकते हो। उसके लहजे में भरपूर अजनबियत थी। मैंने कहा, जेनी क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ तो इतनी चाहत के दावे और कहाँ इतनी बेजारी के 2 घड़ी की गुफ्तगू भी गवारा नहीं। वो बोली, हाँ नहीं है गवारा, और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम कैप्टन जेनिफर हिंसले है, जेनी नहीं। मैंने हंसकर कहा, इतना लंबा नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता। बोली, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तुम चीज क्या हो? एक 3rd क्लास पाकी फौजी, एक सिपाही, तुम मेरा पूरा नाम क्यों नहीं ले सकते? स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने का ये मतलब नहीं कि तुम तमीज ही खो दो। उसके लहजे से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो उस वक्त नशे में थी। उसकी बदतमीजाना गुफ्तगू मुझे अजीब लग रही थी। मैंने नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, जेनी क्या हो गया है?
बोली, मैं कह रही हूँ कि पूरा नाम लो मेरा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उसने उल्टे हाथ से मेरा गिरबान थाम कर बदतमीजी से पूछा। मैंने उसके हाथ से अधभरा ग्लास लेना चाहा। अच्छा, ये ग्लास मुझे दे दो। वो गुस्से से धाड़ी, बकवास करने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी सूरत और तुम्हारी आदत से। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। मैंने उसे कहा, इधर मेरी तरफ देखो जी। मैंने उसका नाम मजीद मुख्तसर करते हुए उसे कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ कर दिया। उसने एक झटके से अपने कंधे मेरी गिरफ्त से आजाद करवाए। छोड़ो मुझे। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से ग्लास लेकर कमरे के कोने की तरफ उछाल दिया। तुम्हारी ये जुर्रत। उसने मेरा गिरबान थामने में देर नहीं लगाई थी, मगर मैंने उसकी गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर एकदम मेरा गिरबान छोड़कर मुझसे लिपट गई। उसके साथ ही उसकी सिसकियों से कमरे की फजा गूंज उठी। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद मुझसे अलहदा होकर वो अपनी आंखें साफ करने लगी। मैं उसका हाथ थाम कर मुस्कुराया। मिलने क्यों नहीं आई? बोली, एक धोखेबाज, आवारा और फ्रॉड लड़की से ये पूछना ही फजूल है। मैंने कहा, मैं बेशक तुम्हें धोखेबाज कहता रहा हूँ, मगर दिल से कभी ऐसा नहीं समझा। और माफ करना, जिसको धोखेबाज समझा जाता है उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता। क्या मैंने कभी तुम्हारी किसी बात से इनराफ किया है, सिवाय एक बात के, और वो भी बकौल तुम्हारे तुमने दिल से कभी नहीं कहा। बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, झूठ क्यों? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें मिलने ही क्यों आता? उसने शिकवा किया, कल और परसों क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं शर्मिंदा था, क्योंकि रस्ते में तुम्हारी काफी बेइज्जती कर चुका था। मैंने उसका दिल रखने के लिए सरीहन झूठ बोला। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए बोला, जी तुम प्लीज मत जाओ। मैं हंसा। वैसे इतनी शराब नोशी अच्छी नहीं होती, बंदा उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो बोली, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ जी। तुम न जाओ, मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड ले दूंगी। कर्नल स्कॉट तुम्हें बहुत अच्छे मुआवजे पर अपने पास रख लेंगे। मैं वादा करती हूँ, मेरे जिस्म जान के बस तुम ही मालिक होगे। और मैं तुम्हें ये भी यकीन दिला सकती हूँ कि आज तक मैं किसी मर्द के साथ डेट पर नहीं गई। मैंने कहा, जी अगर ये मुमकिन होता तो मैं एक लम्हे के लिए भी न हिचकिचाता, मगर सच तो ये है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे पाँव में न सिर्फ पाक आर्मी की जंजीरें हैं, बल्कि मैं एक बीवी का शौहर और एक बाप का इकलौता सहारा हूँ। बोली, तुम उन्हें यहाँ से काफी सारी रकम भिजवा सकते हो, और पाक आर्मी के हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। मैंने कहा, सही, मगर यहाँ मेरी हैसियत क्या होगी? एक उजरती कातिल की। कर्नल स्कॉट मुझसे सिवाय अपने दुश्मनों को कत्ल करवाने के और क्या काम लेगा? वो बोली, तुम कुछ भी ना करना, मैं हूं ना कमाने के लिए। तुम बस मुझे संभाल समेट कर रखना और मुझे ढेर सारा प्यार करना। मैंने कहा, हाँ जी, तुम हो भी इस काबिल कि तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया जाए, मगर अफसोस कि तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ पा रही हो। तुम शायद ये समझ रही हो कि मैं पाकिस्तान आर्मी के खौफ से यहाँ नहीं रुक रहा, तो यकीन मानो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरा ज़मीर मलामत करेगा कि जिस मुल्क ने मुझे इस मकाम तक आने में मदद दी, मैं किसी काबिल होते ही उससे गद्दारी कर बैठा। फिर मेरे वालिद को फकत पैसों की नहीं, मेरी देखभाल और मोहब्बत की जरूरत है। माफी चाहता हूँ जी, मगर मैं तुम्हारी ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। वो बोली, हाँ मेरी ऑफर कबूल करोगे भी कैसे? तुम मुझसे मोहब्बत थोड़ी करते हो। मैंने उससे मोहब्बत से छिड़का, बेवकूफों जैसी बातें न करो। वो बोली, जी मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अब प्लीज कोई और बात करो। वो बोली, तुम तो हो ही संगदिल। वो मेरे करीब से उठकर इलेक्ट्रिक केटल की जानिब बढ़ गई। कॉफी या चाय? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जो मिल जाए। बोली, फिर कॉफी ठीक रहेगी, और उसने केटल का प्लग स्विच में लगा दिया। कॉफी पीने के बाद वो मोहब्बत के इजहार के साथ मुझे वहां रोकने की कोशिश में मसरूफ रही। मैं रात गए तक उसके साथ बैठा रहा। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी, लेकिन वो इससे दुगनी भी हसीन होती तो भी मैं वहां रुक नहीं सकता था। पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करना और फिर अपनी बीवी और बाप को लावारिस छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।